भाई इस देश में पुरुषों की कोई सुनवाई नहीं, पुरुष एक प्राणी है, तुच्छ पशु है। उसकी मैंस के लिए कौन करता है? मैंने आज अपना भाई खोया तो आज मैं जान रही हूँ। सेकंड बगल में जब आई फैमिली तो उसने धीरे धीरे करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा। बाय द टाइम मुझे पता लगता है एंड आई अपोज्ड, तो शी वार्नड मी कि लिसन आई विल पुट यू बिहाइंड द बार। वो लड़कियां 4-5 घंटों से प्लान कर रही थी कि कैसे इसको तंग किया जाए, कैसे किसी भी लड़के को तंग किया जाए। सब कुछ लेडीज के लिए करते हो, जेंट्स के लिए क्यों नहीं करते भाई? मुझे इंसान नहीं है, इन्होंने है वो, मुझे कोई प्रोटेक्ट नहीं है। जबरदस्ती कह देती है कि पिछले छेड़ा बूढ़े ने मुझको वो पैसे ऐंठने के लिए, कुछ और करने के लिए। क्योंकि भारत में फॉरेन फंडेड महिला संगठन, नो सारे मीडिया फॉरेन फंडेड महिला संगठन। हाँ। नाजरीन, इस वक्त हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इशू बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके लिए मैंने ख़ास तौर से कोशिश की कि मैं यहाँ पहुँच करके इसको कवर करूँ। इशू है मर्दों के लिए एक आयोग बनाया जाए, उसकी डिमांड की, यानी मेंस कमीशन की डिमांड की जा रही है। तो आखिर क्या वजह है कि मर्दों को औरतों से बचाने के लिए या फिर जुल्म से बचाने के लिए मेंस कमीशन की जो है डिमांड की ज़रूरत पड़ी? आइए चलते हैं, इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से इन्हें मेंस कमीशन की ज़रूरत पड़ी। क्या नाम है आपका? मेरा अनुपम गोस्वामी है। मैं पुरुषों अधिकारियों के लिए पिछले 10 साल से कार्य कर रहा हूँ। 10 साल से काम कर रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है, क्यों आपको लगता है कि मर्दों को जो है उनके 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 सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए, जबकि हमारा समाज तो पुरुष प्रधान समाज है? नहीं, हमारा समाज पुरुष प्रधान नहीं है और आज के तारीख में बिल्कुल भी नहीं है। जब इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक लेडी चीफ थी जिसको करप्शन में पकड़ा गया, जब महिला इतने ऊंचे पे गई तो पुरुष प्रधान समाज कहाँ से हुआ? कि आप जो यहाँ पे आए हैं और जो लोग हैं उनकी क्या पीड़ा है, वो क्यों जमा हुआ है? कि भाई इस देश में पुरुषों की कोई सुनवाई नहीं, पुरुष एक प्राणी है, तुच्छ पशु है। उसकी ना कोर्ट में सुनवाई है, ना सरकार में सुनवाई है, ना थानों में सुनवाई है, कहीं सुनवाई नहीं है। पुरुष एक तुच्छ प्राणी है सिस्टम के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक इतना खूबसूरत सोसाइटी जिसमें इतना ज़्यादा आदर, इतना प्रेम, इतना सम्मान है, वहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि मर्दों को रोड पर आकर के कहना पड़ रहा है कि हमें बचाया जाए, हमारे लिए एक कमीशन बनाया जाए? क्या वाकई हो रहा है सोसाइटी में ऐसा? बिल्कुल हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लो आजकल कॉलेजेस वगैरह में, स्कूल्स वगैरह में लड़के लड़कियां दोनों कोएड के अंदर जाते हैं, उनकी फ्रेंडशिप होती है, आपस में उनका प्यार होता है, इंटीमेट होते हैं। उसके बाद अगर लड़का ब्रेकअप करना चाहे तो लड़की कर देती है 376, इसने मुझे शादी का झांसा दिया और मेरे साथ बलात्कार किया। अगर लड़की उस रिलेशन के अंदर से निकलना चाहे तो वो फट से ब्रेकअप बोल के ओके टाटा बाय बाय ब्लॉक करके चली जाती है। लड़के के पास कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट कर सके। भाई ठीक है, तुम्हारा रिलेशन बना, दोनों हो, तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तुम आज़ाद हो, 18 साल से ऊपर हो, तुम जो मर्जी कर सकते हो, लेकिन दोनों को समान वो होने चाहिए ना। दोनों ने रिलेशन बनाए हैं, अपनी कंसेंट से बनाए हैं, लेकिन बाद में झूठे आरोप हो जाते इसने मेरे से रेप किया। अभी जयपुर का एक मैटर हुआ था कि एक लड़की ने 8 अलग अलग जगहों पे, कहीं पे गैंग रेप का केस कर रखा है, उनसे पैसे ले लिए 20 लाख रुपए, कहीं पे दूसरे के ऊपर रेप का इल्जाम लगा दिया, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, जो कुछ भी मिला वहाँ से भी ले लिए। तीसरी जगह तीसरे शहर में जाके फिर केस कर दिया। जब आंकड़ा उसका इकट्ठा हुआ तो उसने 8 बार रेप की मतलब कंप्लेन दी हुई है। मतलब पूरी दुनिया में एक अकेली लड़की वही है क्या? मतलब हर कोई उसके पीछे पड़ा है रेप करने के लिए। हेलो, जो 70-75 साल से ऊपर पुरुष हैं उनके लिए एक विशेष कैटेगरी होनी चाहिए, क्योंकि महिला कई बार ज़बरदस्ती कह देती है कि पिछले छेड़ा बूढ़े ने मुझको वो पैसे ऐंठने के लिए, कुछ और करने के लिए। कभी कह देती है देखो पुश किया, देखो हाथ लगाया, देखो टचिंग की, वो फीलिंग की। तो इसके लिए अलग यानी कि एक स्पेशल आयोग होना चाहिए, जिसके लिए यानी कि 75 ईयर के ऊपर के जो लोग हैं उनको विशेष यानी कि सुविधा होनी चाहिए। काका मैं समझा नहीं, लेकिन आपने क्या प्रॉब्लम बताई, फिर से बताएं आप। मैं बता रहा हूँ कि 75 ईयर से ओल्ड से ऊपर जो हैं, कुछ महिलाएं कह देती हैं कि पैसे ऐंठने के लिए इसने मेरे को टच किया, छेड़ा, ये किया, वो किया। जैसे इसलिए खास एक आप ये कहना चाह रहे हैं कि 75 प्लस ईयर के जो लोग हैं 60 से ऊपर के हों, उनके ऊपर भी ये जो है केस लगा दिया जाता है कि ये ऐंठने के लिए, मतलब पैसा ऐंठने के लिए झूठा केस लगा देते हैं? हाँ, ऐसा कई बार होता है, क्योंकि वो कहती है पैसे मिलेंगे, बूढ़ा आदमी है, अकेला है, इसको जो मर्जी कह देंगे, वो पुलिस को कह देंगे। ये लेडीज़ की पहले सुनेंगी, हमारी सुनेगी नहीं कोई। क्या नाम है आपका? गुरबख्श मारवा बेपरवाह। कहाँ से आए हैं?
मैं पश्चिम बिहार में जाता हूँ। जी, मेरा नाम मनोज धनखड़ है। सर, मजबूर मैं पिछले 5 सालों से मेरा सेम केस चल रहा है कि एक तरफा मामला सुना जा रहा है कोर्ट में भी, जहां पे पुरुषों की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही। सिर्फ औरतों के ही पक्ष में सारे फैसले दिए जाते हैं, औरतों की सुना जाता है। मैं अपने बच्चे के लिए लड़ रहा हूँ लास्ट 5 ईयर से कोर्ट के अंदर, जो कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे को छोड़कर और विदेश जाकर बस गई हैं, और मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए तरस रहा हूँ 5 साल से। मेरा नाम अनु है। ये मर्दों के लिए प्रोटेस्ट है। मैं भी मर्दों के प्रोटेस्ट के में इंक्लूड होना चाहती थी, इसीलिए मैं आई हूँ। क्योंकि बेसिकली अभी कुछ ही टाइम पहले मेरे भाई का मर्डर हुआ है, जिसके जस्टिस के लिए मैं लड़ाई लड़ रही हूँ अपने भाई के लिए, उसी केस के लिए, क्योंकि मेरा भाई भी एक मैन था, तो उसके सपोर्ट में हम लोग यहाँ पे। मेरा नाम विनोद कुमार है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली शादरा में रहता हूँ। यहाँ तो पुरुष प्रधान समाज कहते हैं। पुरुष प्रधान समाज नहीं, इसको अपने आप में कहते हैं कि महिला आयोग नहीं है, बहु आयोग है। खाता ना बही जो कहे बहू वही सही। महिला तो हमारी मम्मी, हमारी बहन, हमारी चाची ताई भी होती हैं, मगर उनकी नहीं सुनवाई होती। सुनवाई होती है तो सिर्फ और सिर्फ उन महिलाओं की होती है जो अपना पत्नी बनकर किसी घर आते हैं, जिनका घर उजाड़ती हैं, उन्हीं की सुनवाई होती है। कि मेरी पत्नी बहुत टाइम से मुझे परेशान कर रही है, करीब 5 साल हो गए मुझे परेशान होते होते। मेरा नाम कैलाश चंद है। मैं वेस्ट कांति नगर गली नंबर 5 नियर वाटर ऑफिस भूतेश्वर मंदिर कृष्णा नगर दिल्ली 51 का निवासी हूँ। मेरी पत्नी 2018 से मुझ पर निरंतर प्रताड़ित की जा रही है, मानसिक व शारीरिक यातनाएं देती जा रही है। कि 2018 में उसने केस किया था कोर्ट में कि मुझे मारता पीटता है और मुझे परेशान करता है। आप मारते पीटते थे? जी नहीं, मैंने आज तक उसको हाथ भी नहीं लगाया, कभी मारा नहीं। उन्होंने आपके साथ ऐसा किया? जी, मेरा मकान भी उसने अपने नाम करा लिया और मेरी जो शॉप थी वो भी अपने नाम करा ली। 2018 में मेरे पे केस कर दिया उसने कि ये मेरे को परेशान करता है। उसमें मुझे घर में भी नहीं रहने दे रही थी और मुझे मार। ये घर आप ही का था? हाँ जी, मुझे मारती पीटती, मेरा शॉप भी मेरी अपनी थी, मेरा घर भी अपना था। मुझे मारती पीटती थी, अपने भाइयों से पिटवाती थी और मुझे तरह तरह के से प्रताड़ित करती थी। 2018 में मुझ पर केस कर दिया उसने। उसके गैर लोगों से उसके संबंध हैं, अराजक तत्वों से संबंध है। इसी डर से मैं पास के ही भूतेश्वर मंदिर में रह रहा था करीब 45 दिन से। जैसा आपने बताया कि 5 साल से आपके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, आपने बताया कि आपके पास 18 साल की और 20 साल की लड़कियां हैं, उन्होंने क्या वो स्टैंड नहीं ले रही आपके लिए? सर, वो भी उसने अपनी तरफ कर रखी है, क्योंकि ससुराल पक्ष जो मेरी ससुराल है वो उसी तरह का है कि वो पहले तो अपनी तरफ कर लेता है, इतने मीठे बोलते हैं और उसके बाद में आस्ते 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 वो अपना शिकंजा कसते हैं। मेरे पे ही नहीं, उन्होंने और लड़कियों ने भी इसी तरह से उनके घर में ऐसे ही कर रखा है। उनका काम, ये क्राइमिनल लोग हैं और मुझे परेशान करते हैं। इसी तरह से उनकी भतीजी ने भी इसी तरह से ही कर रखा है। क्यों टॉर्चर करते हैं महिलाओं को, या आप उनसे क्यों लड़ते हैं, या जब लड़ाई हो जाती है तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की क्यों कोशिश नहीं करते? जी सर, पहली बात तो इसमें बोलना चाहूँगा कि हम महिलाओं को टॉर्चर नहीं करते हैं, महिलाएं हमें टॉर्चर करती हैं। किस तरह से टॉर्चर करती हैं? अगर आप क्लियरली देखें तो हम कोर्ट में भी सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखाते हैं कि वुमेन शी इज़ इन गिल्टी, आफ्टर देन शी इज़ टेकिंग ऑल बेनिफिट्स। वाई? हम इनोसेंट होकर भी हम तरस रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपने बच्चों से मिल रहे हैं। 5 साल हमें अपने बच्चे से मिलने के लिए लग जाते हैं कोर्ट के माध्यम से। और जो एक वुमेन है वो अगर गलत है, वो फिर भी सारे बेनिफिट्स ले रही है, कोर्ट उसी का पक्ष देख रही है, आदमियों की नहीं सुनी जा रही। तो ऐसा हमारे हिंदुस्तान में क्यों हो रहा है? मेरा नाम सतीश कुमार है। इतने झूठे कानून हैं और इतने झूठे लड़के हैं यहाँ पे हो रखी हैं, लिव इन रिलेशनशिप को लेके है। आप एक ये टॉपिक लेके चलो 497 का, ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि मतलब 497 यहाँ पे इंडिया जैसे कंट्री में, जिसको हम संस्कृति इतना महान देश कहते हैं, 497 में विचार खत्म करने की नौबत क्या आ गई थी यहाँ पे? किसी की वाइफ है, किसी के साथ लिट्टी पड़ी है, किसी का हस्बैंड है, किसी दूसरी लगाई गई साथ में लेटा पड़ा है। तो मतलब कहाँ पे इंडिया संस्कृति है, कहाँ पे बची हुई है? ऐसे कानून खत्म करने की जरूरत कहाँ पे आनी पड़ी थी इनको? क्या सुप्रीम कोर्ट को जरूरत पड़ी थी और क्या गवर्नमेंट को आने की जरूरत पड़ी थी? इसी के ऊपर ये तो उसके लिए फिर कहते हैं ना कि इंसानों की खुद की आज़ादी है, उसको फ्रीडम है कि वो जो चाहे करे। तो फिर शादी जैसा बंधन क्यों? शादी का बंधन का मतलब भी समझते हैं फिर ये लोग। अब तो मैरिटल रेप भी आ गया है कि किसी अगर कोई लड़की कल को अगर हमें डिफेंड करना है तो कैसे डिफेंड करेंगे सर हम इस चीज़ को? शाम को अगर हस्बैंड वाइफ एक कमरे में अपने फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं, सुबह उठते वाइफ छोटे से झगड़े को लेके, किसी बात को लेकर भी हो सकता है झगड़ा, उठ के सुबह एक FIR दर्ज करवा देती है पुलिस स्टेशन में कि मेरे पति ने मेरा रेप कर दिया मेरी इच्छा के विरुद्ध। उस रेप को उसने तो FIR की संज्ञा दे दी है, पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को अंदर डाल दिया।
आरोपी तो नहीं कह सकता मैं उसको, लेकिन एक तरफ से आरोपी हो गया अगर हम जेल के अंदर जा रहे हैं। हम कैसे साबित करते फिरेंगे इस चीज़ को कि हमने रेप किया था या नहीं किया था? हमें तो डाल दिया गया अंदर। आप अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल कुछ संबंध बना रहे हो, ठीक है, वो कहती है आपको कि भाई अपने पेरेंट्स को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें मैं मैरिटल रेप में अंदर डाल दूंगी। तो ये क्या पॉसिबल नहीं है इसी देश में? तो इसका मतलब तो ये हो कि आने वाले समय में जब अपनी पत्नी के साथ वो जाए तो पहले वहाँ चारों तरफ में वीडियो सीसीटीवी कैमरे लगवाए, उससे रिक्वेस्टली बात करें, वो जब सहमति जाहिर करे तो उसके साथ वो संबंध बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आने वाले हालात में उस वीडियो को दिखाया जाएगा और सिग्नेचर के दिखाएगा कि इसने मेरे से संबंध बनाने से पहले सहमति दी थी। इसमें क्या गलत है? अगर सबूत के साथ काम किया जाए तो इसमें गलत क्या है? हमारा भारतीय समाज इस बात को कहता है कि ये तो एक पर्दे की चीज़ है, मगर उसको पर्दाकार रहने दिया, उसको तो अपना ओपन करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी अपनी बात को हम सिद्ध कर सकें कि हमने कोई रेप नहीं किया है, हमने सहमति के आधार पर संबंध बनाए हैं। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कभी कोर्ट हमसे पूछेगी ये बात, हाँ भाई तूने ये चीज़ की थी, हो सकता है हम निर्दोष साबित होकर बाहर आ जाए, लेकिन सर 3 साल की सजा तो हम काट चुके हैं उसमें। 450 डाटा अगर हम लेके चलते हैं रोज का, जो पुरुष सुसाइड कर रहे हैं सर, वो आंकड़ा 450 का नहीं है, क्योंकि उस लड़के के ऊपर उसके माँ बाप की जिम्मेवारी भी होती है, उसकी बहनों की जिम्मेवारी भी होती है, उसके बच्चों की जिम्मेवारियाँ भी होती हैं उसके ऊपर। एक बंदे के साथ 3 से 4 बंदे आत्महत्या कर रहे हैं हर साल। एक लड़की है, किसी के ऊपर झूठा केस डाल देती है, वो बंदा सुसाइड कर लेता है, और हो सकता है 2 साल के बाद वो बंदा गिल्टी मिले ही ना कोर्ट की तरफ से, पाक साबरी कर दिया जाता है। लेकिन जो इज्जत वो एक बार खो चुका है, वो इज्जत कहाँ से आएगी उस बंदे के वापस? या तो फिर ऐसा कानून होना चाहिए ना कि अगर लड़की झूठी एफआईआर करवाती है, उस केस में जितनी सजा पुरुष को मिलनी थी, 7 साल की है, 10 साल की है, 5 साल की, जो भी है उस कानून को लेके, अगर झूठा केस मिलता तो लड़की को भी तो सजा होनी चाहिए ना सर। महिला हैं जो कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद में उनको मौत का वारंट जारी कर दिया गया है, चाहे तो शबनम हो अमरोहा के रहने वाली जिसने अपने परिवार के 8 लोगों को मारा था, चाहे वो हरियाणा की रेलूराम पुनिया की बेटी हो जिन्होंने अपने परिवार को मारा था, और भी ऐसे कई केस हैं। 2 बहन हैं जिन्होंने 42 बच्चों को मारा था, जिनकी उम्र 5 साल के नियर अबाउट थी, उनको भी फांसी डिक्लेयर हो चुकी है, मगर आज तक आज़ाद भारत में कभी किसी लड़की को फांसी नहीं लगी, किसी महिला को फांसी नहीं लगी है, जबकि अपराध में अपने आप में आदमियों से भी कई गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं, मगर उनको कोई डिक्लेरेशन ही नहीं है कि इनको फांसी दी जाए। आखिरकार वो दिन कब आएगा जब इनको भी सज़ा मिलेगी, जब इनको भी फांसी होगी? अगर कुछ लोगों को, कुछ महिलाओं को कुछ इस तरह की शैतानियों को सज़ा मिले तो शायद उन अपराधी प्रवृत्ति की महिलाओं को भी अपने आप में कुछ गलत कम करने से पहले सोचना पड़ेगा कि हाँ हमें भी सज़ा मिल सकती है। अब आप कहाँ से जस्टिफाई करोगे जब आपके फैमिली है, आपकी वाइफ है, आपके माँ बाप हैं, आपकी एक समाज में इज्जत है, और द मोमेंट समवन सेज कि यार ही हैज़ अब्यूज्ड मी, मॉलेस्टेड मी, रेप्ड मी, XYZ, वेयर विल यू लैंड? आपकी एक इमेज शैटर हो जाएगी सर, और वो जो इमेज है वो सर, वो इमेज है वही आपको ब्रेड एंड बटर देती है, उसके लिए लोग एफर्ट करते हैं। तो अगर एक स्टेटमेंट किसी लेडी की, किसी लड़की की, कोई छोटी 18 साल से बच्ची है छोटी, उसके माँ बाप ज़बरदस्ती बुला दे, क्या है कि ये पॉक्सो का केस लगा दिया जी। अब ये 497 खत्म करके, जिसका जिक्र मैंने अभी आपको किया था कि एक वाइफ है, लेटी है किसी और के साथ में, संभव किसी और के साथ में बना रही है, लेकिन हस्बैंड के ऊपर 125 का खर्चे केस किया हुआ उसने। भाई जब तू अपना शरीर किसी और को सौंप रही है तो खर्चा भी वहीं से मांग करना, तो अपना हस्बैंड से क्यों मांग रही है? तो ये कानून तो गलत है ना सर। कि मतलब वही बात है कि गाड़ी कोई और चला और पेट्रोल हम डलवा रहे हैं। वो लड़कियां 4-5 घंटों से प्लान कर रही थी कि कैसे खुद तंग किया जाए, कैसे किसी भी लड़के को तंग किया जाए, और उन्होंने 7-8 लड़कों के नाम लिखे, और फिर बस दुर्भाग्यपूर्ण हमारे बेटे को उन्होंने चुना। जब भी डेट लगती है कोर्ट वगैरह की, मैं तो पहुंच जाता हूँ, ना लड़कियां आती हैं ना उनका वकील आता है, और मैंने बड़ा प्रयास किया कि किसी तरह उसको न्याय मिले, पर आप सब लोग तो जानते हैं, समझते हैं कि एक लड़का होना और उसके लिए न्याय के लिए लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वो लड़की होती तो न्याय शायद मिल जाता जल्दी। पहले जो एक्टिविटी होती थी, टेररिस्ट एक्टिविटी होती थी, वो हथियारों के माध्यम से होती थी, लेकिन आज के टाइम पे वो लॉ के माध्यम से हो रही है। टेरर एक्टिविटी आज के टाइम में लॉ के माध्यम से हो रही है। हाँ, जैसे कि मैं आपको ये बताता हूँ, लीगल किडनैपिंग, बच्चों को उठा के ले जाते हैं, उसके बाद लीगल तौर पे फिरौती मांगी जाती है कि हमारे को पैसे दो तब हम बच्चा। 1 मिनट, लीगल तरीके से जो है किडनैप करते हैं? ये लीगल किडनैपिंग हुई है, बच्चे को उठा के ले गए, आप नेचुरल गार्जियन हो बच्चे के,
आप कोई पड़ोसी नहीं हो, आप नेचुरल गार्जियन हो बच्चे के। फिरौती भाई आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं सेटलमेंट के, वो फिर और क्या चीज़ है। अभी मेरे एक जानकार है महाराष्ट्र में, उनकी दोनों बेटियों को लेकर माँ सिंगापुर गई और सिंगापुर में रात में कार में बंद करके गुड़िया उनको छोड़ के गई और पब में जाके अय्याशी की, गुड़िया रोने लगी। तब सिंगापुर पुलिस ने तोड़ के जो रिकॉर्ड बनाया उसके ऊपर 3 साल के बाद बाप को कस्टडी मिली है तीनों बेटियों की। लेकिन निचले कोर्ट महिला संगठनों के दबाव में या निठल्लेपन में फैसला नहीं करते कि बच्चे का हित किसके लिए। तो आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि जिस मर्द को जो है भगवान समझा जाता था, जिसकी जो है इतनी रिस्पेक्ट और इतना आदर सम्मान था, आखिर क्या वजह है कि उसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया गया, इतना ज़्यादा ऑप्रेस किया गया? क्योंकि भारत में फॉरेन फंडेड महिला संगठन, सारे मीडिया फॉरेन फंडेड महिला संगठन, हाँ, जिनका नाम मैं नहीं लूँगा, जिनके कई नामी गिरामी वकील है, उन्होंने सरकार से लेकर जुडिशरी सबका और मीडिया का कब्जा लिया है। पिछले साल अगर आप देखोगे लगभग 1,20,000 लड़कों ने आत्महत्या करी है। 1,64,000 जो मैंने गूगल पे सर्च किया था, 1,64,000 ये रेशियो है। पर डे 450 लोग सुसाइड कर रहे हैं। सर देखो, अब आपने जो डाटा बताया वो मुझसे भी ज़्यादा निकला। अगर हम आपका भी डाटा मानते हैं तो हर 4 मिनट में एक आदमी सुसाइड कर रहा है। तो आपका डाटा भी कितना एनसीआरबी पे आया है। एग्जैक्टली, आप जो रिपोर्ट नहीं हो पाए हैं वो कितने, वो अलग है। चीज़ मैं बताता हूँ, कई जगह पुलिस पुरुषों के ऊपर अत्याचार को दर्ज नहीं करती क्योंकि हमारे ऊपर दबाव है। अभी एक जगह महाराष्ट्र का केस है, मैं जानता हूँ, जहाँ पुरुष का सर फोड़ा गया था, पुलिस एफआईआर करने को तैयार नहीं थी। मुझे 3 वकील भेजने पड़े तब वो एफआईआर की, जबकि 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। इतने बड़े का केस जो है वो रजिस्टर्ड करता है कि डीएसपी की परमिशन से केस रजिस्टर्ड होता है। अभी आपको सुनने में भी आया होगा, काफ़ी बार न्यूज़ चैनलों पे भी आया है, अखबार की सुर्खियां भी बटोरी। डीएसपी खुद ये कह रहा है कि मेरी पत्नी मुझे मारती है। उसको जरूरत क्या ना पड़ी कि मतलब वो खड़ा होकर मतलब मीडिया के सामने ये बात बोल रहा है कि मेरी पत्नी मुझे मारती है। लगाई ना जाने था जिसको उसको दावत खिलाई, दोस्त तेरे आए तो दारू पिलाई, दिल खोल के दोनों ने खुशियां मनाई, रिश्तेदारों में सारी अपनी दौलत लुटाई, नीचे से ऊपर तक तेरी किस्मत बनाई और तूने उन्हीं की जिंदगी में आग लगाई। न माँ का न बाप का, बीवी के आगे बोले मैं सिर्फ आपका। न माँ का न बाप का, बीवी के आगे बोले मैं सिर्फ आपका। एक दिन ऐसा आएगा तू बहुत पछताएगा, बीवी मारेगी तेरे पिछवाड़े पे लात। हाय ये क्या किया मैंने, कोसे का हालात। छोड़ के वो तुझको जाएगी, फर्जी केस लगाएगी, मांगेगी पैसा और नहीं देगा तो तुझको जेल भिजवाएगी। फूट फूट कर रोएगा तू, सारी रात ना सोएगा तू, सपनों में याद आएंगे वो दिन तड़पते थे माँ बाप तेरे बिन। बीवी से खा के लात आएगी तुझको अकल, नफरत हो जाएगी उससे, अब तू नहीं देखेगा उसकी शक्ल। क्या हमारे साथ ऐसा होगा? हर कोई यही सोचता है कि जब हमारे ऊपर बीतेगी तभी हम सपोर्ट करने के लिए आएंगे, इसलिए आधे से ज़्यादा लोग आते ही नहीं हैं। उनको इस प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं है और भुगतते हैं। वो रोज मार खा के चुपचाप सो के चले जाते हैं, सो जाते हैं कि हाँ। प्रोफेसर भी अब तो मार खा रहे हैं बल्ले से। बिल्कुल, प्रोफेसर मार खा रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। जजेस हैं, हम कोर्ट में जाते हैं, जजेस भी विक्टिम है। जजेस हंसते हैं, बोलते हैं, वो ऑन कैमरा नहीं आते, खुले में नहीं बोलते। सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो बोलते हैं कि हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम है, हम भी बीवी से मार खाते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते, कुछ बोल नहीं पाते। उनकी सीट की वो है। हमारे इससे पहले राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनकी भी सेकंड मैरिज है। मैं अब इतना खुल के बोल रहा हूँ कैमरे पे, मुझे बोलना नहीं चाहिए, पता नहीं मेरे साथ क्या हो, लेकिन आपके सामने बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। मनोहर लाल खट्टर जी हैं, तो वो भी विक्टिम रहे हैं इस चीज़ के, लेकिन तब भी वो कानून नहीं बना रहे। भगवंत मान जी हैं, उनका देख लो, सीएम बन गए, बच्चे भी वापस आ गए और बीवी भी वापस आ रही है। उसके बाद उन्होंने रखने से मना कर दिया, अब दूसरी शादी करी है। तो क्या सीएम बनने से पहले वो उनके पति नहीं थे?
या सीएम बनने के बाद ही पति याद आया कि अब पैसा आ गया, सीएम बन गया, पावर आ गई, तो चलो पति याद आ गया? उससे पहले उन्होंने भी तो दारू पीनी शुरू की थी, भगवंत मान जी। कौन है इनको वर्गला रहा है? उन्होंने जो सबसे कमज़ोर कड़ी देखी हमारे देश में, वो देखी हमारी सभ्य भारतीय नारी, जिसकी वजह से ये देश प्रगति कर रहा था। वो सारे घर को संभालती थी, खाना बनाना, पूरे घर परिवार का ध्यान रखना, बच्चों को ध्यान रखना। तो इन्होंने उन लेडीज़ के ऊपर टारगेट किया। इनको हम थोड़ी ताकत देकर इनको मिसगाइड कर सकते हैं, और उसको वो करने में कामयाब हो गए। सबसे पहले हमारा जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, पहले लड़कियां फैमिली को इम्पोर्टेंस देती थी, अब लड़कियां फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं देती है। बीइंग मैं भी एक लड़की हूँ, लेकिन मैं भी ये बात जानती हूँ कि हर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। आज के टाइम पे 99% लड़कियां ऐसी हो रही है जो हर चीज़ को, पैसे को प्रायोरिटी देती है, अच्छे लाइफस्टाइल को प्रायोरिटी देती है। को जहाँ से अर्निंग ज़्यादा होती है, जहाँ से पैसा, आज आपने पैसे दे दिए तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, कल उसने पैसे दे दिए तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। आज ये ट्रेंड चल रहा है। मेरे भाई की जो गर्लफ्रेंड है उसकी ये डिमांडें थी कि मेरे को बड़ा घर चाहिए, बड़ा हाउस चाहिए, बिग कार चाहिए, मेरे को एक अच्छा गुड लुकिंग बंदा चाहिए। वुमेन पुशअप करती है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। जो लोग पॉजेसिव हो जाते हैं, सपोज मैं किसी के साथ रिलेशन में हूँ, मैंने उसके साथ टाइम पास किया, इट जस्ट अ टाइम पास, मैंने टाइम पास किया, उसने नहीं किया, वो मेरे लिए सीरियस है, एक बात है, वो सीरियस है, तो उसके चक्कर में अब मैं तो, अगर मेरा मन उससे भर गया तो मैं तो किसी और को पकड़ लूंगी। मेरे को कोई और उससे गुड लुकिंग, कोई और अच्छा पैसे वाला मिल गया तो मैं तो उसको प्रायोरिटी दूंगी, बिकॉज इट्स अ सेफ फॉर माई लाइफ, मेरा फ्यूचर सेफ है उससे। अगर मैं किसी पैसे वाले से या किसी उससे बात करती हूँ तो मेरा फ्यूचर सेफ है, तो मैं उसको छोड़ दूंगी। तो लेकिन इन सब क्राइटेरियो में लाइफ किसकी वेस्ट हुई? उस बंदे की जो आपके साथ रिलेशन में था, जो आपके लिए सीरियस हो गया। सब कुछ लेडीज के लिए करते हो, जेंट्स के लिए क्यों नहीं करते भाई? वो क्या इंसान नहीं है, खिलौना है वो, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्या? हर चीज में एक्ट बनाया जाता है लेडीज से। अरे वो मेरे को देख रहा था, उसने केस लगा दिया, उसने ये लगा दिया, ऐसे पता नहीं कितने केस आज भी कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, और कितने ऐसे मासूम लोग हैं जो आज भी उन चीजों में फंसे हुए हैं। पैसा भी जा रहा है, मनी भी जा रहा है, करियर भी जा रहा है, जाने भी जानी है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनके लिए कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो आदमी है, तब इतना। एक आदमी एक औरत के अगर किसी औरत पर कोई अत्याचार किया तो सारे आदमी मिलकर के उसको न्याय दिलाने के लिए कोशिश करते हैं, मगर एक आदमी के साथ में अगर अन्याय हो रहा है तो औरतें तो दूर की बात है, आदमी भी उसको साथ में नहीं, क्योंकि आदमी को तो ये मान लिया इसको दर्द होता ही नहीं है, इसको तो ये बना ही हुआ इस मिट्टी का, इसको तो कोई चोट ही नहीं लगती, इसको दर्द ही नहीं होता है। सर मैं ये बताइए मैं कहाँ जाऊँ? मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, मेरे आंखों से दिखाई नहीं देता, मुझे शुगर की परेशानी है। अब बताइए मैं जब काम ही नहीं कर रहा, मैं कुछ करने ही नहीं दिया जाता मेरे को, तो मैं खर्चा कहाँ से दूँ? मेरे को रोटी तक के लाले पड़े हुए हैं। कभी मैं गुरुद्वारे में खा लेता हूँ, कभी मैं फुटपाथ पे किसी से जब अंडारा लगता है वहाँ पे खा लेता हूँ, कभी मंदिर में जाके खा लेता हूँ, कभी किसी से मांग के खा लेता हूँ। सर मेरा ये है, आप मुझे इतना मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। सर ये बताइए, कहा जाता है कि लेडीज और पत्नी, पुरुष और लेडीज के लिए समान अधिकार है, कहाँ से समान अधिकार है? एक तरफ तो पत्नी के लिए 56 कानून बना दिए गए हैं और पुरुष के लिए एक भी कानून नहीं है, फिर कहा जाता है कि समान अधिकार है। सर ये बताइए कहाँ समान अधिकार है? आज हम देख रहे हैं यहाँ पुरुष आयोग की मीटिंग है, मेंस राइट के लिए एक मीटिंग हुई है, मगर सारे सब देख रहे हैं जगह जगह चेयर्स पे उन लोगों के फोटो रखे हुए हैं जिनको इस तरह से प्रताड़ित किया गया कि उनके पास जीवित रहना ही मुश्किल हो गया। और लगता है कि आने वाले समय में इस तरह से अगर ये हालात रहे तो दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि इंसान को इतना तोड़ दिया जाता है कि उसके पास कोई रास्ते विकल्प ही नहीं बचता। सर एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं तुम्हारे लिए रोटियां नहीं बनाऊंगी। एक बात हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान में हर दिन 88 लड़कियों का रेप होता है, औरतों का रेप होता है। हम ये इसी हिंदुस्तान में देखते हैं कि हर दिन 450 लोग सुसाइड करते हैं। हम इसी हिंदुस्तान में फिर ये देखते हैं 13 साल में 6.8 मिलियन बच्चियां जो है वो लिंग निर्धारण के नाम पे अबॉर्शन कर दी जाती हैं, यानी पैदा होने से पहले मार दी जाती हैं। तो क्या ये आजाद ख्याली के नाम पे, उदारवाद के नाम पे एक बहुत बड़ा निगेटिव चीज हमारे सोसाइटी को नहीं परोसा गया है? सर पता क्या, आपका क्वेश्चन जो है बहुत ना वाइड है, मतलब मेरी समझ से ना, मैं IAS ऑफिसर नहीं हूँ, मैं लॉयर हूँ। मैं अंडरस्टैंड जो करता हूँ, जो मेरे को क्लाइंट बताता है,
मैंने जितना एक्सपोजर मेरा मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन सब चीज का रूट कॉज क्या है। अमेरिका में एक सर्वे किया गया कि जो बेटियां सिंगल माँ से गुजर रही है वो बाद में ट्रॉमा में आती है, और वो बेटियों के छेड़छाड़ और बलात्कार का केस उन्हीं बेटियों का ज़्यादा है जिनके सर के बाप का छत्र नहीं है। और अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी ने सर्वे किया था, जो बेटियों के सर पे बाप का छत्र नहीं, वो बेटियां पढ़ाई में पीछे पड़ती है, ना अच्छा नौकरी पेशा कर सकती है। इंग्लैंड का एक सर्वे है अच्छे यूनिवर्सिटी का कि वही औरतें कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट में अच्छे जॉब पे पहुंचे जिनके सर पे नहीं बाप का छाया था। और अंत में जर्मनी में अभी नए सरकार ने एक सिस्टम चेंज की, उन्होंने शादी को बचाने के लिए ये इनकम टैक्स में छूट दी है। हर जगह परिवार बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हमारे देश में परिवार तोड़ने के लिए कुछ फॉरेन फंडेड संस्थाएं काम कर रही है। उन्हीं के वकील सुप्रीम कोर्ट में जाते, जज साहब ऐसे फैसले देते जो वास्तविकता से नहीं है। 2% एलाइट जो ल्यूटन एलाइट दिल्ली में बोलते, उनके हिसाब से देश नहीं चलता। ये 150 करोड़ का देश है, उसके हिसाब से चलेगा। 2% दिल्ली और बम्बई में रहने वाले जो मरीन ड्राइव के एलाइट्स हैं, इनके हिसाब से देश नहीं चलेगा। सर यहाँ कोई रिलीजन की वॉर नहीं है, यहाँ पेट की वॉर चल रही है। पता आपको एक्सपेंसेस कितने बढ़ गए हैं एक फैमिली रेज करने को? उस बंदे को कितनी शांति चाहिए जिसको मार्केट में जाके कमाना है, वो कमाने निकले या घर के चौचले निपटाए। और घर के अगर चौचले हैं, जिसको मैं कहूँगा, वो कहाँ से आ रही है एम्पावरमेंट? डिवाइड एंड रूल चल रहा है भाई साहब। पहले आपकी जॉइंट फैमिली थी तो 10 लोग थे ख्याल रखने वाले, कोई एक आधा मर भी जाता था एक्सीडेंट में तो फैमिली रेस करती थी। हमारे माँ बाप ने फैमिली रेस हुई है। आज न्यूक्लियर फैमिली है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो रह क्या जाएगा? बच्चे कहाँ से आएंगे? जैसे कि आपने बताया कि आप 10 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और अभी जो है एक लार्ज गैदरिंग हुई है, यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या लगता है आपको कितना और आपको मेहनत करनी होगी? जब तक सारा पुरुष समाज और जो सही महिला है वो एक मंच पे आके सबसे पहले संविधान से धारा 15(3) हटानी है और सारे कानून जेंडर न्यूट्रल बनाने, कोर्ट और पुलिस व्यवस्था में आमूलाग्र सुधार करने पड़ेंगे। ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर जनता जनार्दन सड़क पे आ गई तो सब हो सकता है। ऐसा पास्ट में कुछ हुआ हो? 1-2 एग्जाम्पल। अन्ना मूवमेंट के बाद लोकपाल बिल नहीं आया, अन्ना मूवमेंट के बाद उस समय की सरकार नहीं आई थी। इस समय इस देश को अन्ना जैसे व्यक्ति की जरूरत है जो आके ये सिस्टम सुधार सके। और करप्शन तो और बढ़ गया ना? नहीं, करप्शन का इशू एक अलग है। मैं बोलता हूँ सबसे पहले जो लिंग भेद है इस देश से हटाना है, तो सबसे पहले संविधान से चालू करके सिस्टम से लिंग भेद हटाओ। अगर आप लिंग भेद हटाते हो तो आधा करप्शन हट जाएगा। ये जेंडर बायस ही करप्शन का जड़ है। तो यहाँ पर जंतर मंतर पर हमने बहुत सारे लोगों से बात की, उनके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की और जो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डेटा और स्टेटिस्टिक्स बताया, जिसके ज़रिए उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि इस समाज में ऐसे बहुत सारे मर्द हैं जो औरतों के जुल्म से परेशान होकर के अपनी ज़िंदगी तकरीबन तबाह कर चुके हैं। लड़के सुसाइड करने पर मजबूर हैं और जो लोग सुसाइड नहीं किए या इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो कोर्ट कचहरी जाने के लिए तैयार हैं, उनकी ज़िंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर में और जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, उसमें बर्बाद हो रही है। तो इसी वजह से इन लोगों का ये मानना है कि इनके लिए जो है एक मेंस कमीशन बनाया जाए, पुरुष आयोग बनाया जाए जिस तरीके से महिला आयोग है, और जो मर्दों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो एक प्रिविलेज औरतों को मिला हुआ है, उसके बुनियाद पर उसको कम से कम रोक लगाया जा सके। यहाँ एक बात मैं बहुत ईमानदारी के साथ समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि जिसको एक सोसाइटी में पति परमेश्वर समझा जाता था, भगवान समझा जाता था, जिसके लिए करवा चौथ होता था, जिसके लिए व्रत रखा जाता था, जिस मर्द की इतनी रिस्पेक्ट थी सोसाइटी में, आखिर वो ऐसी कौन सी आइडियोलॉजी है, आखिर वो ऐसी कौन सी विचारधारा है जो इस खूबसूरत संस्कृति और सभ्यता में आकर के सब कुछ बर्बाद कर देती है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कुरान में अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा कहा गया कि मर्दों को औरतों का कव्वाम बनाया गया, लेकिन वो ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा नज़रिया है, कौन सी आइडियोलॉजी है जो सोसाइटी में आती है, लड़कियों के जहन में घुसती है और फिर फैमिली इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है। तो इन चीज़ों को समझना होगा, इसके ऊपर डिस्कशन करना होगा। हमने यहाँ पे काफ़ी लोगों से बात की, उनसे पूछा, उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि उनका इन चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है, तो उन्होंने हमें बताया कि हम इसके लिए जो है कानून बनाने की गुजारिश करेंगे। लेकिन आप ये जानते हैं कि कानून बना देने से ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जब हिंदुस्तान में रेप्स होते हैं तो उसके लिए काफ़ी सख्त कानून बनाए गए, लेकिन रेप्स नहीं रुके। इसी तरीके से मॉब लिंचिंग होता है, उसके लिए झारखंड में कानून बनाया गया। पिछले 2 महीने में 3 मॉब लिंचिंग के केस झारखंड से आ चुके हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ कानून बना देने भर से किसी प्रॉब्लम का समाधान नहीं होगा। हक मीडिया में इस वक्त इतना ही। थैंक यू।